कौन कौन से टाइप के मास होते हैं। अब इस पे आता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है ना, एक एटम का मास। रिलेटिव क्यों? क्योंकि हमने, हमारे मास एक्चुअल में क्या थे, हमारे मास एटम को दिए थे, मगर हमने एमयू को यूज किया इसके मास को सिंपलर बनाने के लिए। मतलब हमने एक टाइप से रेफरेंस लिया उसका, तो इसलिए हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास। समझ रहे हो? जब भी हम किसी चीज का जब भी किसी चीज का दूसरे का रेफरेंस लेके करते हैं ना, उसको बोलते हैं कि हम इसकी रिलेटिव में देख रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम दिया गया रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है? ये होता है मास ऑफ वन एटम। ठीक है, ये एक एटम का मास होता है। तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर जेई एंड नीट। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है ये भी ध्यान रखना। यूनिट क्या होती है? या तो हम यू लिखेंगे या तो हम क्या लिखेंगे, AMU। ठीक है, यानी अगर तुमसे मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम पूछा जाए तो कितना लिखोगे? 23। ये एटॉमिक मास होता है। बस यूनिट क्या लगानी है? यू लगानी है। तुमसे अगर मास ऑफ वन कार्बन एटम पूछा जाए क्या लिखोगे? 12U। मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन पूछा जाए तो क्या लिखोगे? 16U। ठीक है, तो ये वन एटम का मास होता है, इसी को हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा मॉलिक्यूलर मास। तो मैं तुमको डिवीजन बताया कि एटम मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है। तो जब तुम्हारा मॉलिक्यूल होगा लाइक Cl2 O2 या O3 क्या होता है? ओजोन लेयर जो होती है तुम्हारे एटमॉस्फेयर में। तो ये हो गया, तो ये क्या होता है? मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो इनका मास होगा तो उसको क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल का मास है तो मॉलिक्यूलर मास। तो एक क्लोरीन एटम का मास कितना होता है? 35.5। और ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल में कितने एटम है? दो। इसका मतलब इंटू टू, यानी कितना आ जाएगा? 31। ये याद करना है तुमको, और ये याद करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारा यूनिट क्या होगी यहाँ पे? यहाँ भी यूनिट क्या होगी? यू और AMU, क्योंकि ये मास किसका होता है? ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल होता है। जब भी तुमको मॉलिक्यूलर मास पूछे तो उसका मतलब वो वन मॉलिक्यूल का मास पूछ रहा है। कभी भी ग्राम में मत लिख देना, वो हमेशा यू और AMU में रहेगा। देखो जेई और नीट में भी बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, मगर लोगों को बेसिक्स पता नहीं होता, इसलिए गलत कर देते हैं वो। ये हो गया तुम्हारी मॉलिक्यूल। ऐसे तुम इसका भी निकाल सकते हो, एक का क्या होता है देखो, 16U। तो दो हो जाएगा तो 16 × 2 हो जाएगा। यहाँ पे तीन ऑक्सीजन एटम है तो 16 × 3U हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला मास, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास कुछ नहीं, मतलब सिंपल सी बात है, एक फॉर्मूला का मास। ठीक है, एक फॉर्मूला का मास मतलब ये है कि उन्होंने उसको मतलब कंपाउंड कंपाउंड मतलब एनसीईआरटी में दिया था, बता रहा हूँ इसमें ना कि किसी काम का नहीं है, ये कोई पूछता भी नहीं है। मतलब फॉर्मूला मतलब क्या, जैसे तुम्हारा फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl होता है। फॉर्मूला हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? H2SO4 होता है। ठीक है, तो इसको बोल दे ये फॉर्मूला है, तो इसका मास, यानी सिंपल की बात है, वो तुम्हारे कंपाउंड का मास पूछ रहा है। ठीक है, इन देखा है तुम्हारे क्या कर रहा है? कंपाउंड का मास पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पहले हमने एटम का मास देखा, फिर हमने मॉलिक्यूल का मास देखा, तो एक्चुअल में फॉर्मूला मास नथिंग बट कंपाउंड का मास। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है? जो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर फॉर्म होता है। तो सोडियम का कितना होता है देखो, अब इसका कैसे निकालेंगे? और ये किसका होता है? वन। वन फॉर्मूला, यानी ये वो क्या बोल सकते हैं? वन कंपाउंड। वन कंपाउंड। ठीक है, मतलब एक उसका होगा। ठीक है, तो इसको वन होगा। ठीक है, इसको मैं कलर कर देता हूँ, याद कर लेना इसको। ठीक है, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी? यू होगी, या तो क्या होगी? AMU होगी। तो देखो लैंग्वेज का बहुत बड़ा खेल होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वो इसका मास कैसे निकालेंगे? सोडियम एटम का मास कितना होता है? 23U प्लस क्लोरीन का 35.5U। दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? NaCl का फॉर्मूला मास आ जाएगा, ये बोलेंगे उसके कंपाउंड का एक का मास आ जाएगा। ठीक है, ऐसे H2SO4, तो देखो H2 के यहाँ भी कितने हैं? दो, यानी 2U प्लस सल्फर का कितना होता है? 32U। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के चार हैं, एक का 16U होता है, तो 16 4 का कितना हो गया? 64। ठीक है, 64U आ गया। तो इनको ऐड कर दोगे तो तुम्हारा H2SO4 का एक H2SO4 के मास आ जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फॉर्मूला मास या कंपाउंड का मास। आगे बढ़ते हैं। तो अगला तुम्हारा, फिर ये तुम्हारा जेई और नीट के रिस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया हुआ है। तो आगे ग्राम लिखा है, इसका मतलब क्या है? तुमको बस मास को किस में लिखना है? ग्राम में लिखना है। किसमें लिखना है? यू में नहीं लिखना है, ग्राम में लिखना है। तो एक्चुअल में ये होता क्या है? तो ये क्या होता है ना तुम्हारा, मास ऑफ वन मोल। ठीक है, ये एक मोल का मास होता है, ये वन मोल एटम। ठीक है, तो ये मास ऑफ वन मोल एटम होता है। ठीक है, अभी मोल पर भी आएंगे तो और क्लियर होगा। तो ये पहले अभी हमने देखा था, वो ये मास तीन जो थे वो किसके थे? एटम का मास था, सिंगल एटम का मास था, सिंगल मॉलिक्यूलर का मास था। ठीक है, सिंगल कंपाउंड का मास था। अब हम देखेंगे एक मोल के मासेस। ठीक है, तो यही छह यूज होता है, या तो सिंगल के पूछता है या तो तुम्हारे मोलर मास पूछता है। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास, यानी एटम का मास लिखना है, किसमें लिखना है? ग्राम में लिखना है। तो ग्राम में मास कब होता है? जब हमारा मोल में होता है। ठीक है, तो मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी? ग्राम। यूनिट हमेशा ध्यान रखना, ग्राम होगी, किलोग्राम मत यूज कर लेना।
तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तुम्हारा, तुमने सोडियम का कितना देखा था, 23 U देखा था। ये किसका था, एक एटम का मास था। तो अगर तुमसे बोला जाएगा एक मोल सोडियम है, ठीक है, एक मोल सोडियम है, तो उसका मास कितना होगा। तो एटॉमिक मास कितना होता है, 23। यहाँ ऐसे होता है ना, सोडियम का सिंबल ये होता है ना, तो 23 लिखा है यहाँ पे, बस 23 ग्राम होता है। तो ये जो ग्राम लगा दोगे तो तुम्हारा एक मोल का मास हो जाएगा, यू लगा दोगे तो तुम्हारे एक एटम का मास हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं ग्राम एटॉमिक मास। और ये एक मोल क्या होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो यानी हमको मॉलिक्यूल का मास लिखना है, किसमें लिखना है, ग्राम में लिखना है। तो ग्राम में कब मास लिखते हैं, जब हम मोल का लिखते हैं। ठीक है, यानी ये क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम होगी। ठीक है, एग्जाम्पल, ये तुम्हारा Cl2 था, तो तुमने उसका कितना लिखा था, 71 U लिखा था। ये किसका था, एक एटम का था। अगर तुमसे बोला जाएगा एक मोल Cl2 का मास बताओ, तो क्या लिखोगे, 71 ग्राम, बस ग्राम में कन्वर्ट कर देना उसको। तो एक मोल Cl2 मतलब क्या, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी एवोगाड्रो नंबर, इतने मॉलिक्यूल्स। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। ऐसे अब मोलर मास, तो जो तुम्हारा ये देखो, ये क्या थे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये किसमें थे, ग्राम में थे। तो समझ लो इन दोनों के लिए कॉमन टर्म बनाया गया जिसको बोला गया मोलर मास। सबसे ज्यादा वर्ड यूज होता है तुम्हारे क्वेश्चन में, मोलर मास होता है। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बहुत कम यूज होता है, बट यूज हो सकता है जे यूनिट में। मोलर मास बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो मोलर मास का मतलब ही क्या होता है, मोलर मास का होता है एक मोल का मास, यूनिट क्या होगी, ग्राम। तो एक मोलर मास, तो यहाँ पे हमने एटम मॉलिक्यूल ना बोल के हमने सिर्फ मोलर मास बोल दिया। यानी मोलर मास अगर एटम होगा तो एटम का होगा, मान लो तुम्हारा हो जाएगा मोलर मास ऑफ सोडियम। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23, तो ग्राम मोलर मास है, मतलब ग्राम में होगा, तो 23 ग्राम। अगर तुमसे बोला गया मोलर मास ऑफ Cl2, एक मोल का मास बताना है, कितना देगा, 71 ग्राम। अगर तुमसे बोला गया मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो कैल्शियम का होता है 40, प्लस कार्बन का 12, इसका 48, 40 प्लस 12 60, प्लस 40 कितना गया, 100 ग्राम। ठीक है, तो ऐसे हम मोलर मास निकालते हैं। जो भी इनका एटॉमिक मास होते हैं उनको ग्राम में लिखो, उनको ऐड कर दो, तो वो क्या हो जाते हैं, मोलर मास हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअल मास तुम्हारा क्या होगा, जो तुमने मास जो मैंने यहाँ बताया था वही तुम्हारा एक्चुअल मास होता है। एक्चुअल मास तुम्हारा कौन सा था, ये तुम्हारे एक्चुअल मासेस हैं, ये तुम्हारे क्या है, एक्चुअल मासेस हैं। अब एक टर्म और बचा तुम्हारे पास, एवरेज एटॉमिक मास। तो अब बात आती है, पहले क्वेश्चन ये आता है कि हमको एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत क्यों पड़ी। तो हमने अभी देखा कि कार्बन के 3 आइसोटोप थे, कौन कौन से, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब ये बताओ, जब ये इनके थे, तो हम कार्बन का मास 12 ही क्यों बढ़ते हैं, ये 12 कहाँ से आया, कार्बन को 3 मास होने चाहिए थे, तो 3 मास ना यूज करके हमको एक मास यूज करना पड़े, इसके लिए आया एवरेज एटॉमिक मास। अब देखो एग्जांपल लेंगे समझ में आएगा, जो तुम्हारे एनसीईआरटी का मैंने पिक्चर लगा रखी है। फॉर्मूला ये होता है A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 प्लस ANXN। ANXN मतलब कि जितने भी लगाने हो लगा दो, अपॉन 100। यहाँ पे A1 A2 A3 क्या है, मासेस हैं आइसोटोप्स के, मतलब ये 12 13 14, ये तुम्हारे क्या है, A1 A2 A3 यहाँ पे। ठीक है, और जो हमारे X1 X2 A3 है वो क्या है, रिलेटिव अबंडेंस, मतलब तुम्हारे नेचर में वो कितना है। ठीक है, तो कोई भी चीज होती है ना हमारे नेचर में पाई जाती है, अर्थ क्रस्ट में होगी तो तुम्हारे एयर में होगी, तो एयर में होगी वो गैस होगी, बाकी सारी चीजें कहाँ जाती हैं, अर्थ क्रस्ट में, जो हमको। तो उनकी जो रिलेटिव अबंडेंस होगी, मतलब वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। मान लो ये था, ठीक है, मान लो मैं कहता हूँ तुम्हारे अर्थ में 40% ये है, 20% ये है, 40% ये है, तो ये इनकी क्या है, रिलेटिव अबंडेंस है। ठीक है, रिलेटिव अबंडेंस का मतलब समझ में आ गया ना। अब देखो, अब यही क्वेश्चन है, ये एग्जैक्ट अबंडेंस है। ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये एटॉमिक, ये तुम्हारे मासेस हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 के, ये उसके एएमयू में मासेस लिखे हुए हैं, किसमें लिखे हैं, एएमयू में। और ये इनकी परसेंटेज अबंडेंस है कि कार्बन 12 है वो 98.892 है, कार्बन 13 है वो 1.108 है, कार्बन 14 है वो 2 इंटू 10 टू द पावर -10 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ करके हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, ये A1 वाले टर्म्स है, ये क्या है, X1 वाले टर्म्स हैं, ये X1 X2 X3। ठीक है, ये तुम्हारा A1, ये तुम्हारा A2, ये A3। फॉर्मूला जरूरत ही नहीं, देखो कुछ नहीं करेंगे, देखो इनको इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये तुम्हारा 98.892 इंटू 12। ठीक है, प्लस ऐसे ही इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ, प्लस अपॉन में 100। इसको सॉल्व करोगे तो 12.011
ऐसा आएगा, ठीक है। तो इसी को बोल दिया क्या, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.9 है, कैलकुलेट द एटॉमिक एवरेज मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है, तो उसको सॉल्व करना।